सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम और शरदी नवरात्रि की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बार जो घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त है वो पहले शुरू होता है 6:15 से 7:20 तक का। इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है जो कि है 11:20 से लेकर 12:15 तक के। इस बार जो नवरात्रि है वो गुरुवार के दिन पड़ रही है तो 1:30 से 3 का राहु काल है और यही ऐसा समय है जब आपको घट स्थापना नहीं करनी है। इसके बाद अगर हम शाम के नवरात्रि के में शुभ मुहूर्त की बात करें घट स्थापना की तो वो आता है शाम को 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। जब भी आप घट स्थापना करते हैं तो उसके ऊपर हम अखंड ज्योत जलाते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे अखंड ज्योत जलती है। आज हम इस पे ही बात करेंगे कि अखंड ज्योत की जो लौ है वो किस दिशा में होनी चाहिए, किस दिशा में ये आपको शुभ फल देती है और कौन सी एक ऐसी दिशा है जिस दिशा में कभी भी अखंड ज्योत नहीं होना चाहिए। तो आइए शुरू करें। तो जब भी आप अखंड ज्योत जलाते हैं और आपके यहाँ कभी पहले से भी अखंड ज्योत जल रही होगी तो अगर अखंड ज्योत की जो लौ है अगर वो दक्षिण दिशा की तरफ है तो आपको कहीं ना कहीं आघात होगा, यानी कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, चोरी का भय रहता है या किसी न प्रकार का नुकसान आपको साल भर में ज़रूर होगा। आप इसको कभी ऑब्जर्व करके देखिए, कभी आपने ज्योत ऐसी लगाई हो आपको पता ना हो और वो ज्योत जब भी दक्षिण दिशा की होगी उस साल हमें किसी न किसी प्रकार के नुकसान ज़रूर होते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आपको कभी भी दक्षिण दिशा की ओर अखंड ज्योत की जो लौ है वो नहीं जलानी है। अगर आप इसको पूर्व दिशा की ओर रख के जलाते हैं तो ये हमारे मान सम्मान को बढ़ाती है, प्रतिष्ठा को बढ़ाती है और समाज में हमारे पद को बढ़ाती है। तो एक अच्छा डायरेक्शन माना जाता है ईस्ट की दिशा। इसके अलावा अगर हम उत्तर दिशा की ओर भी लौ रखते हैं तो ये हमारी नेम, फेम, प्रतिष्ठा, नए काम के अवसर और संपन्नताओं को देती है। अगर हम पश्चिम दिशा की तरफ लौ करके जलाते हैं तो ये हमें गेन और प्रॉफिट देती है, हमें लाभ देती है। तो 4 दिशाओं में केवल एक ही ऐसी दिशा है जो कि है दक्षिण की। आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपके घर का जो पूजा का स्थान है उसमें जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा कि जो उसकी लौ है वो कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर अखंड ज्योत की लौ जो है वो कभी अच्छी नहीं मानी जाती और साल भर में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आप तीनों दिशाओं में कहीं पर भी अखंड ज्योत जलाइए, चाहे पूर्व में जलाइए, उत्तर में जलाइए या पश्चिम में जलाइए, इनके अपने और बहुत अलग अलग फ़ायदे हैं। ये तो भगवती की कृपा है कि जिन लोगों के यहाँ पे जैसी भी लौ जलती है और वो जिस दिशा में जलती है उस हिसाब से उनको असर आते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की जो 9 रात है उसमें पहली रात कब से शुरू होती है? अगर अपन नवरात्रि जिस दिन से शुरू होती है यानी कि प्रतिपदा की तिथि को पहली रात मानेंगे तो जो हमारी नवमी की रात कहलाएगी वो रात कहलाएगी अष्टमी की। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो प्रतिपदा की रात होगी पहली वो चली जाएगी द्वितीय तिथि में। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो जो नवमी की रात मानी जाती है वो कहलाएगी हमारी अष्टमी की रात और नवमी के दिन तो हवन पूजन करके माता को विदा कर देते हैं। तो ध्यान रखिए कि जो नवरात्रि की जो रातें हैं उसमें जो प्रतिपदा की रात है वो शुरू हो जाती है अमावस्या की रात से, यानी कि पितृमोक्ष अमावस्या की जो रात रहेगी उस रात से नवरात्रि की पहली रात शुरू हो जाती है। एक जानकारी की बात है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं कि हमें कन्या भोजन कब कराना चाहिए। तो अमूमन जो कन्या भोजन होता है वो सबसे शुभ तो पंचमी के दिन है, उसके बाद अष्टमी और नवमी दिन। अमूमन सारे लोग अष्टमी और नवमी के दिन ही कन्या भोजन कराते हैं। पर अगर हम देवी पुराण के अनुसार बात करें तो प्रतिपदा से लेकर यानी कि पहली तिथि से लेकर नवमी तिथि तक आप कभी भी कन्या भोजन करा सकते हैं। माता के 9 दिन शुभ हैं। और जब भी आप कन्या भोजन कराएं तो पहले की जो लोग कन्या भोजन कराते तो उसमें जो भी पुत्रियों को बुलाया जाता था, कन्या स्वरूप को बुलाया जाता तो उनको चुन्नी चढ़ाई जाती थी, उनको जरूर चुन्नी भेंट में दी जाती थी। आज ये सब कई बार संभव नहीं हो पाता, पर ऐसा माना जाता है कि जब भी हम कन्याओं को बुलाएं आप उनके पसंद की कोई उन्हें सामान दें, पर उसके साथ अगर हो सके तो लाल कोई भी सामग्री उन्हें देनी चाहिए। अगर हो सके तो हमें छोटी सी चुनरी हम उनको चढ़ा के उनके पैर पड़ें और उसके बाद भोजन करके उनको विदा करें तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस बार माँ पालकी में सवार होकर पृथ्वी लोक में आएंगी और हाथी में जाएंगी। तो माँ अलग अलग सवारियों में पृथ्वी लोक में आती है और ये अलग अलग दिनों पे निर्भर करता है कि माँ किस सवारी में आने वाली हैं। जब भी गुरुवार की नवरात्रि पड़ती है तो माँ पालकी में सवार होकर आती हैं और जब भी पालकी में सवार होकर आएंगी तो नारी का जो सशक्तिकरण है वो बढ़ेगा। ये नारियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और ये कहीं ना कहीं नारियों को किसी न किसी रूप में उनको एक अलग ही रूप में शक्तिकरण मिलेगा।
इसके साथ साथ जब भी माँ पालकी में आती हैं तो ये देश और राजनीति के लिए उथल-पुथल का मामला माना जाता है। साल भर में आप राजनीति में किसी प्रकार की उथल-पुथल देखेंगे, ख़ास तौर पे शेयर मार्केट में भी कहीं न कहीं इसमें उथल-पुथल आपको देखने मिलेगी। जितने भी बड़े औद्योगिक क्षेत्र उसमें उथल-पुथल की संभावनाएँ हैं और माँ का पालकी में आना ना बहुत अच्छा माना जाता है और ना ही बहुत बुरा माना जाता है। पर ये उथल-पुथल का संकेत ज़रूर देता है। बस एक अच्छी बात है, कहीं न कहीं नारियों का जो सशक्तिकरण है इसमें अपन को ज़रूर देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे कि जब भी हम अखंड जोत जलाते हैं तो उसकी लौ किस तरफ होनी चाहिए, इसलिए हमने इस वीडियो में से बताया है। और ये बात भी बहुत विशेष है और आपको विशेष रूप से इसको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अखंड जोत जलाएं तो उसकी लौ कभी भी दक्षिण की तरफ नहीं रखिएगा, नहीं तो साल भर में कहीं भी हमको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आप किसी भी दिशा में रखें, वो सारी चीज़ें आपके लिए शुभ होंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं ऐसे काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।